भारत जोड़ो न्याय यात्रा नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से बौखला के छोड़ दिया है। नरेंद्र मोदी बौखलाए घूम रहे हैं एकदम से। आज संसद में उनका भाषण क्या था, झूठ का पुलंदा था, जिन्हें सुनकर यह लगता था कि नरेंद्र मोदी के सर चढ़कर बोल रहा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और राहुल गांधी, सीजेआई की फटकार, पीटीएम की हाय तौबा, उधर चंपई सोरेन की जीत और मोदी का परिवारवाद, केजरीवाल की गिरफ्तारी, ये सारे ड्रामे पर आज छोटा सा वीडियो आपको बताने की, छोटे से समय में आपको बताने की कोशिश करेंगे, उसकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। आज का मुद्दा मैं पहले ही बता चुका हूं। शुरू करते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा से। जैसा कि महसूस किया गया, जैसा कि मैंने देखा, जैसा कि मुझे समझ में आया, जैसा कि मैंने सुना, नरेंद्र मोदी जिस तरह से बौखलाए और जिस तरह की बातें कर रहे थे आज संसद में, उससे साफ झलक रहा था कि अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर नरेंद्र मोदी के सर चढ़ चुका है और राहुल गांधी का डर उनके अंदर दिल तक समा चुका है और वही बातें खुलकर के सामने आ रही थी। और भी जो काम कर रहे हैं, एक जो निर्णय ले रहे हैं, उससे भी यह झलकता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कितना असर है। वैसे भी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा से अपने आप को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सिद्ध किया है। वो उनकी तपस्या, उनकी लगन, उनकी मेहनत, उनका डेडिकेशन, उनका समर्पण और उनकी सत्यता, जिस तरह से वो सच बोलते हैं, जिस तरह से लोगों को अपना समझते हैं, जिस तरह से लोगों के लिए जीना चाहते हैं, जो उन्होंने साबित किया है भारत जोड़ो यात्रा से और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से, वो अपने आप में मैं समझता हूं एक विश्व का इतिहास है। कोई भी ऐसा अभी तक शायद नहीं किया है। तो इसके लिए राहुल गांधी ने तो प्रूव कर दिया कि वो इस देश के प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं। अब इस देश के आम आदमी, गरीब आदमी, बेरोजगार आदमी, आत्महत्या करता किसान, बेरोजगार घूमता नौजवान, अग्निवीर बनकर अपने सारे सपने को जलता देखता हुआ सीमा का जवान भी, 80 करोड़ हाथ में कटोरा लेकर खड़ा भीख की लाइन में 5 किलो अनाज के लिए देश का आम आदमी, हर आदमी को अब यह सोचना है कि वो राहुल गांधी में अपना प्रधानमंत्री देख पाते हैं या नहीं, देखते हैं या नहीं। और मैं समझता हूं वो जरूर इस बात को सोचेंगे, क्योंकि जिस हालात में नरेंद्र मोदी ने भारत को आज पहुंचा दिया है, शायद अब इससे बुरा भारत का क्या होगा। अगर भारत की तबाही की बात करें तो आपको शायद पता हो, सोशल मीडिया के जरिए, गोदी मीडिया, माफिया मीडिया तो नहीं कहेगा क्योंकि वही माफिया हैं जो गोदी मीडिया को चलाते हैं, तो वो उनके बारे में तो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन -10 डिग्री तापमान में भी लद्दाख के लद्दाखी भाई बाहर निकलकर आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। फिर भी गोदी मीडिया उसे नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि वो आवाज उन्हीं के माफियाओं के खिलाफ है, उन्हीं माफियाओं के खिलाफ है जो इन गोदी मीडिया के मालिक हैं। तो वो उनकी आवाज वो देश तक कैसे पहुंचने देंगे? सोशल मीडिया के जरिए अगर आप तक पहुंचे किसी भी माध्यम से, तो आप लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश कीजिए अधिक से अधिक। हमारे लद्दाख के भाई क्या चाहते हैं, देश उसको जाने, समझे, सुने और उसका समाधान निकाले। हमारे लद्दाख के भाई चाहते हैं कि उन्हें स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाए, जो कि सच भी है और उनका अधिकार है। दूसरा, हमारे लद्दाख के भाई चाहते हैं कि उनके साथ वो न किया जाए जो हिमाचल प्रदेश या दूसरे पहाड़ी प्रदेशों का हाल हुआ, यानी उसके दोहन के लिए जो लाइसेंस
अडानी को इशू कर दिया गया, वो लद्दाख के साथ ना हो, जो कि वही होने जा रहा है या हो रहा है। यानी अडानी के हाथों लद्दाख को बेचा जा रहा है, वहां के खनिज को, वहां के खदानों को, वहां के पत्थरों को, वहां के सब कुछ, वहां के सारे इन्वायरमेंट को। तो आप समझ सकते हैं कि लद्दाख के लोग क्या चाहते हैं, और आप यह भी समझ सकते हैं कि लद्दाख के लोग किसे नहीं चाहते। लद्दाख के लोग नहीं चाहते अडानी को, मतलब मोदी को, मतलब मोडानी को। यानी मोदी और अडानी को लद्दाख के लोग नहीं चाहते, और इसीलिए उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, कहीं दिखाया नहीं जा रहा है, कहीं बताया नहीं जा रहा है। और बताएंगे भी कैसे, क्योंकि उनके भी कातिल वही हैं जो पूरे देश के कुछ गुजराती माफिया, कुछ की बात कर रहा हूं। तो मेरे दोस्त, अगर हम लद्दाख से बाहर निकलकर देखें तो चंडीगढ़ में जो हुआ, नरेंद्र मोदी यानी गुजरात लॉबी के जरिए लोकतंत्र को शर्मसार किया गया, उस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने भी अपनी टिप्पणी दी। उनकी टिप्पणी की चंडीगढ़ के चुनाव में, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। कमाल है। और इस टिप्पणी से ही हमारे राष्ट्रवादी मीडिया भाई फूले नहीं समा रहे हैं, चंद्रचूड़ के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, चंद्रचूड़ सिर्फ टिप्पणी कर सकते हैं, आपको निर्णय कुछ नहीं देंगे, क्योंकि वो भी वही है जहां कोई और होता है, जहां कोई और है। यानी जो हाल विधायिका का हुआ, जो न्यायपालिका का हुआ, जो कार्यपालिका का हुआ, जो मीडिया का हुआ, वही न्यायपालिका का हाल है। तो उन पर वो इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, वो सिर्फ टिप्पणी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो मुझे उनकी टिप्पणी पर मेरी टिप्पणी है। मैं किसी जज की टिप्पणी पर तो टिप्पणी नहीं हो सकती, उसकी व्याख्या थोड़ी सी है कि मेरे चंद्रचूड़ भाई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप नहीं निभाएंगे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं नहीं समझ पाता बार बार अगर ये आप टिप्पणी में कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आप नहीं, पूरा देश या देश के बहुत से लोग ये बार बार कहते हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि कितना लोकतंत्र है भारत में। लोकतंत्र 1, लोकतंत्र 2, लोकतंत्र 3, लोकतंत्र 4, लोकतंत्र 1000, लोकतंत्र 10,000, 1 करोड़, कितना लोकतंत्र है? कितने लोकतंत्र की हत्या होगी? लोकतंत्र तो एक ही है ना। और वो तो नरेंद्र मोदी, क्या बोलते हैं गांव की भाषा में, चटनी बना करके घोल करके पी गए हैं। यानी कब की हत्या कर चुके हैं, और आप ही बार बार कहते हैं लोकतंत्र की। कितनी बार हत्या करेंगे? जब एक बार हत्या कर दिए तो मर गया, फिर क्या लोकतंत्र खत्म है? मैं आपसे या देश को यह बताना चाहता हूं, लोकतंत्र खत्म हो चुका है, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, और वो नरेंद्र मोदी के हाथों ही हुई है। तो फिर उसके जब जिंदा होगा, जब होता तब ना, हत्या तो एक ही बार हुई, बार बार हर जगह जहां भी होता है लोकतंत्र की हत्या हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, लोकतंत्र तो है ही नहीं भारत में, तो उसकी हत्या कहां से होगी, मैं ये कहना चाहता हूं। लोकतंत्र तो बचा ही नहीं है। अगर लोकतंत्र बचा होता तो मोदी कहां होते? अगर लोकतंत्र बचा होता तो चंडीगढ़ के चुनाव में क्या होता? अगर लोकतंत्र बचा होता तो भारतीय जनता पार्टी के, हम समझते हैं 80% नेता कहां होते? अगर लोकतंत्र बचा होता तो जिनको जेल में डालने की धमकी दे रहे थे नरेंद्र मोदी, उसे मुख्यमंत्री बना देते। अगर लोकतंत्र बचा होता तो किसानों के साथ सीधे ठगी करके नरेंद्र मोदी अब तक प्रधानमंत्री बने रहते। अगर लोकतंत्र बचा होता तो भारत के 80 करोड़ लोगों को कटोरा थमा करके वो प्रधानमंत्री बने रहते। लोकतंत्र अगर होता तो न जाने कितने लाखों को दुनिया से विदा करके नरेंद्र मोदी यूं ही प्रधानमंत्री बने रहते। अगर लोकतंत्र होता तो किसान यूं ही आत्महत्या करते रहते। अगर लोकतंत्र होता तो नौजवान सड़क पर घूमते। अगर लोकतंत्र होता तो विपक्ष के नेताओं के साथ आज जो हो रहा है वो होता।
मैं बस इतना कहना चाहता हूं, लोकतंत्र बहुत पहले मर चुका है, उसकी हत्या हो चुकी है। अब बार बार कोई इस तरह की घटना हो और आपको टिप्पणी देनी पड़े कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। लोकतंत्र की हत्या तो हो चुकी है, अभी कितनी बार होगी। लोकतंत्र पर आपकी टिप्पणी उसी लॉलीपॉप की तरह है जिस तरह रोज नरेंद्र मोदी किसी न किसी को, कहीं न कहीं, किसी न किसी समुदाय को या पूरे देश को रोज लॉलीपॉप खिलाते रहते हैं। आपकी टिप्पणी से कुछ बदलने वाला नहीं है और टिप्पणी से आगे बढ़कर आप कुछ करने की शायद स्थिति में नहीं है। आपसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बहुत थी, है, आगे भी रहेगी, देखा जाएगा। फिलहाल तो आपकी टिप्पणी से कुछ होने जाने वाला नहीं है महोदय। उस टिप्पणी का लेकर के कोई क्या करेगा। और यह भी सच है कि आपकी टिप्पणी से वो चुनाव कैंसिल होने वाला नहीं है। जिसने जबरदस्ती उस कुर्सी पर ठगी करके बैठ गया, धांधली करके, चोरी करके और आपकी भाषा में लोकतंत्र की हत्या करके, वो फिर ऐसा कुछ वहां बदलाव होने वाला है नहीं। तो फायदा क्या है इस टिप्पणी का लेकर, क्या कोई करेगा। इस टिप्पणी से अगर आगे बढ़ते हैं तो पेटीएम पर सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाला विजय शेखर शर्मा के साथ नरेंद्र मोदी की सेल्फी दिखा के। सुप्रिया श्रीनेत जी, मैं नहीं जानता कि मैं ज्यादा समझता हूं या आपने जो बातें लोगों तक पहुंचाई वो सही, वो काफी हैं, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो आपने बताया लोगों को कि सेल्फी खिंचवा रहे थे, देखिए, उनके लिए प्रचार किए, ये किए, वो किए, और अब पेटीएम के साथ ये किया जा रहा है, जो भी आपने कहा वो आधी अधूरी बातें हैं। शायद आपको जानकारी नहीं या जो भी हो। सत्य क्या है? सत्य ये है, और यही आपको भी, इस बात को आपको भी कहना चाहिए था कि पेटीएम भी अब अडानी को चाहिए। और यही नरेंद्र मोदी ने भारत के और दूसरे संस्थानों के साथ किया है। विजय शेखर शर्मा कभी सेल्फी खिंचवाते थे, साथ में थे, जो भी है, लेकिन पेटीएम का असली मालिक तो चाइना है और चाइना नरेंद्र मोदी का माई बाप है। तो पेटीएम का कोई नुकसान होगा, यह पूरे देश को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। पेटीएम कल बंद हो जाएगा, वो भी सोचना नहीं चाहिए। पेटीएम के बारे में पूरी तरह से गारंटी है कि पेटीएम सुरक्षित रहेगा, पेटीएम चलेगा, पेटीएम काम करेगा, पेटीएम कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि वो चाइना का है। उसमें जो पैसा लगा है अंडरग्राउंड तरीके से चाइना का है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ होने वाला है तो बस इतना सा, सुप्रिया श्रीनेत जी, कि पेटीएम का मालिक बदलने वाला है। अब विजय शेखर शर्मा की जगह अडानी का कोई चपरासी बैठने वाला है, यानी वो भी अडानी की संपत्ति बनने वाली है। और यही स्टाइल तो हमेशा होता रहा है। घेर लो, मोदी के शूटरों ने घेर लिया, मोदी के शूटर घेर लेते हैं, यानी आईटी, सीबीआई, ईडी सब घेर लेती है, जेल तक भी पहुंचा देती है, और फिर गन पॉइंट पे उनसे उनकी कंपनी ले लेती है। वही यहां भी हो रहा है। यहां इस बार शूटर का काम आरबीआई कर रही है। अब उसके टेक्निकल इशू पर मत जाइए। इससे बड़े बड़े घोटाले करके, इससे बड़ी बड़ी गलतियां करने के बाद भी सब कुछ वैसे ही चलता रहता है जैसे आज तक चलता रहा है। अगर कुछ बदला है तो मोदी का मन कि अब उसका भी टाइम आ गया है अडानी को देने का, सो देने वाले हैं। इस बात को आपको जरूर बोलना चाहिए था, बताना चाहिए था देश को। आपकी बात लोग सुनेंगे, समझेंगे या मानेंगे? मेरी बात तो मैं 8 साल से जो कह रहा हूं, एक एक शब्द मेरा वही, और वही घटनाएं हुई हैं, वही आज सारे बड़े नेता बोल रहे हैं जो मोदी के सामने खड़े होकर लड़ रहे हैं। तो आज मैं जो कह रहा हूं वो कल सच साबित होगा, लेकिन अगर आज कहा जाए तो थोड़ा वजन रहेगा। और आप जैसी कांग्रेस की नेता अगर इस बात को कहें तो बात में दम रहेगा, लोग समझेंगे, मानेंगे। फिलहाल आपने जो कहा वो थोड़ा सच है, पूरा नहीं। और अगर और उसका सबसे बड़ा सच अगर कोई है तो वो पेटीएम भी अब अडानी को चाहिए। और वही वैसे भी अगर दुर्भाग्य से नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए तो चाहे रतन टाटा का एयर इंडिया हो, माने किसी का कोई संस्थान हो, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं, किसी का कोई संस्थान हो, सबका सब अडानी को दिया जाएगा, ऐसे ही जबरदस्ती छीन करके। क्योंकि यही तो चाहते हैं नरेंद्र मोदी। कुछ गुजराती माफियाओं का
राज हो इस देश पर, और वो परिवारवाद की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी परिवारवाद के विरोध में माफियावाद लेके आए हैं। कितना सही है कितना गलत है ये तो देश समझेगा जब समझ में आएगा। आते आते देर हो जाए वो गड़बड़ होगा। खैर आगे बढ़ अगर देखें तो मोदी जी की घबराहट जो आज संसद में दिखी उससे ये समझ में आ रहा था, क्योंकि उधर चंपई सोरेन शायद मुख्यमंत्री बन चुके हैं और वो फ्लोर पर अपना बहुमत भी साबित कर चुके हैं। हेमंत सोरेन ने ईडी को भी आड़े हाथों लिया है, अब जो कहना चाहिए कहा है, जो है वही कहा है। तो वहां की जीत यानी सारा हथकंडा गुजरात लाबी का, इनके शूटरों का, सब मिलकर के भी झारखंड को तोड़ मरोड़ नहीं पाए। यह हार भी आज संसद में नरेंद्र मोदी के चेहरे से झलक रही थी। भाषण में दिख रहा था, बिना बोले बहुत कुछ नरेंद्र मोदी कह रहे थे। जो सच था वो हिडन था, जो झूठ था वो तो बोलते ही हैं हमेशा संसद में नरेंद्र मोदी जी। जो देश ने सुना उसकी व्याख्या कल। अब अगर थोड़ा और आगे बढ़कर देखेंगे तो केजरीवाल के बारे में बहुत ड्रामा चल रहा है। केजरीवाल को गिरफ्तार हो जाएंगे, केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी, ये होगा वो। मेरे दोस्त, मैं आज आपको और पहले भी कह चुका हूं, नरेंद्र मोदी अघोषित इमरजेंसी देश में लागू कर चुके हैं, लगा चुके हैं। कभी भी घोषित इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं जैसा परिस्थितियों के अनुसार, क्योंकि यह निश्चय है कि अब इस बात की संभावना नहीं है कि कोई और पुलवामा करवा करके, कोई ऐसा स्कैंडल करके देश को मोटिवेट करें, माहौल बनाएं और ईवीएम के जरिए चुनाव जीतें। अब ऐसा नहीं रह गया है। शायद ईवीएम भी नहीं बचेगा, और ना ही अब ऐसी स्थिति है कि अगर पुलवामा जैसा कोई घटना करवा भी देंगे तो उसका असर, उस समय भी नहीं हुआ था, लेकिन उसका असर समाज पर जाएगा। क्योंकि आपने देखा कि प्रोजेक्ट राम मंदिर पूरी तरह से फेल हो चुका है। उस बात को नरेंद्र मोदी राम मंदिर गए, प्राण प्रतिष्ठा में गए, इस बात का मैसेज निगेटिव गया है समाज में, हिंदू समाज में, हिंदुओं में। जो सचमुच हिंदू हैं, अब जो क्या कहते हैं भक्त हैं उनकी बात अलग है, जो हिंदू हैं उनमें यह मैसेज गलत गया है नरेंद्र मोदी ने जो किया। मेरे दोस्त, बात करते हैं केजरीवाल की। केजरीवाल गिरफ्तार होंगे तो मैंने कहा कि अघोषित इमरजेंसी भारत में लागू है, कभी भी घोषणा हो सकती है इमरजेंसी की जरूरत के अनुसार। अगर ईवीएम बैन किया गया तो आप मुझसे स्टैंप पेपर पे लिख कर ले सकते हैं कि जैसे ही ईवीएम बैन होगा, यानी ईवीएम से चुनाव ना होने का निर्णय जैसे ही आएगा, उसी क्षण भारत में इमरजेंसी लगा दी जाएगी। क्योंकि यह तो पता है कि ईवीएम आने के बाद तो 1000% क्लियर हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी तो गए, पार्टी भी गई, और पूरी तरह से घिसट करके कहीं 2 सीट पर न चली जाए अपने पुराने। खैर वो अलग बात है। इतना अन्याय हुआ है देश के साथ, देश के लोगों के साथ। लोग बोल नहीं रहे हैं, चुप हैं। उसके बहुत से कारण होते हैं। तो बात अरविंद केजरीवाल की, फिर से बात बहक जा रही है, बात अरविंद केजरीवाल की। मेरे दोस्त, अगर भारत में इमरजेंसी लागू हो जाएगा तो अघोषित इमरजेंसी से लोगों को पकड़ के नरेंद्र मोदी गिरफ्तार करवा रहे हैं, जेल में भेज रहे हैं, सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये सब कुछ के बाद मैं चैलेंज से ये कहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी इमरजेंसी की घोषणा कर देंगे, उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे और नहीं कर पाएंगे। अरविंद केजरीवाल का एक बाल उखाड़ करके किसी जेल में ले जाकर ऐसे डाल नहीं सकते नरेंद्र मोदी। ये मेरा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सर पे उन्हीं का हाथ है जिनके दम पे ये प्रधानमंत्री बने हैं। समझ गए? यानी अरविंद केजरीवाल को वो पूरा आशीर्वाद प्राप्त है आरएसएस का,
आरएसएस किसी भी कीमत पे यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए। वैसे भी आरएसएस पूरी तरह से नरेंद्र मोदी से तंग आ चुका है, उनकी क्या कहते हैं गुजराती माफियाओं की साठगांठ के कारण या गुजरातवाद के कारण। भले ही वो संसद में खड़े होकर परिवारवाद की बात करें, लेकिन जिस घृणित तरीके से देश पर थोपा है उन्होंने गुजरातवाद को, गुजराती माफियावाद को, गुजराती माफियावाद को, वो सबको चुभ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी चुभ रहा है। आरएसएस तो एकदम से बौखलाई हुई है नरेंद्र मोदी की ही तरह। तो रह गए अब अरविंद केजरीवाल की बात कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अगर भारत में इमरजेंसी लगा दी जाएगी उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया जाए। सारे देश के सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और वो गिरफ्तार नहीं होंगे। उनको गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं है। नरेंद्र मोदी की जो लिमिट है उससे ऊपर है अरविंद केजरीवाल। आरएसएस का प्रोजेक्ट बी है अरविंद केजरीवाल।